नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। कोरोना संकट के चलते लंबे अरसे बाद वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के साथ ही 744 करोड़ 82 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान समेत 206 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, पेयजल व सीवेज ग्राम विकास की कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। फिर हेलीकॉप्टर से बीएचयू हेलीपैड आने के बाद सीधे आईआईटी टेक्नोग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 1582 करोड़ 93 लाख की परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट से तैयार मदर चाइल्ड हेल्थ विंग का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही कोविड की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर बीएचयू समेत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार की एक टीम प्रदेश के दौरे पर आई हुई है। राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन पहुंचे, जहां उन्हें कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एम गीता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर प्रसन्ना और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के संचालन के विस्तार में जानकारी दी। राजस्थान की टीम 16 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के संचालन का अध्ययन करेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई साल 2020 को हरेली उत्सव के दिन से की गई थी। योजना के तहत फिलहाल 3726 घोटालों के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर की खरीदी की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के रवि भगत को भी जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले लैलंगा इलाके के रवि भगत राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। 35 साल के रवि भगत पेशे से किसान हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम में प्रांत हित रक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। वे आदिवासियों और किसानों के मुद्दों को भी उठाते आए हैं। रवि भगत ने IBC 24 को बताया कि वो आदिवासियों के मामलों को अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, बुधवार शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और पॉलिसी एवं रिसर्च के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो भाजपा युवा मोर्चा में रवि भगत को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। युवा मोर्चा में एक सामान्य गांव के जनजाति युवा को महत्व देते हुए राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। मैं निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और चलिए अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। रुक करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ी खबर रहेगी कि राज्य में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया हुआ है, ताकि किस तरीके से निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उनको प्रोत्साहित करके उनको आमंत्रित किया जाए। इस बोर्ड की एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और सीधा इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बातचीत होगी। और एजेंडा यही कि किस तरीके से निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, तो कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो और यहाँ पे निवेश कर सकें।
इसकी एक बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट बिहेवियर के तहत कोरोना टीकाकरण अभियान राज्य में जारी है, लेकिन कुछ समय से वैक्सीन कम थी, जिस वजह से रफ्तार धीमी पड़ी थी। कई जगह सेंटर्स बंद करने पड़े थे, लेकिन अब एक बड़ी खेप आज आ रही है। करीब 3.5 लाख डोज की एक वैक्सीनेशन की एक बड़ी खेप आ रही है, जिसके बाद जो टीकाकरण अभियान है उसको सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी। ये प्रमुख चीजें थी। और साथ ही आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से रिव्यू किया जा रहा है हर अलग चीजों का, तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो प्रोत्साहन बोर्ड है उसकी बैठक लेंगे और रिव्यू करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिस पर आज दिन भर चर्चा होगी और इसमें जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय को संसदीय सचिव के रूप में 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस 1 साल में उन्होंने प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा कर सरकार की योजनाओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे का दौरा वो विधानसभा चुनाव साल 2023 को ध्यान में रखते हुए करने जा रहे हैं और मुख्य मुद्दा महंगाई होगी। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि देश में परिवर्तन लाने के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जल्द ताजपोशी की जरूरत है। तो जन आंदोलन जो जनता की चीजों को लेकर जनता के साथ लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे इस महंगाई को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरों की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी गोद ली बेटियों की शादी की तैयारी का जायजा लिया। साल 1998 में 2.5 साल की 3 बच्चियों को सांसद रहते शिवराज सिंह चौहान ने गोद लिया था। उन्हें वो सुंदर सेवा आश्रम लाए थे, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उठाई। तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और उनका विवाह होना है। उन्हीं की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद विदिशा सुंदर सेवा आश्रम पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। वो बेटियां जो 1998 में हम लेके आए थे, वो 2 साल की थी, कोई 2.5 साल की थी। अब 3 जो बेटियां बची थी विवाह के लिए, कल उनका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा और कल बेटियों को विदा करेंगे। निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने अपने खिलाफ एसीबी, ईओडब्ल्यू और रायपुर के कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। एडीजी जीपी सिंह ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। इसके साथ ही जीपी सिंह के एक सहयोगी सुभाष नगर मौधापारा रायपुर निवासी खलील ने भी एक याचिका लगाई है। आज उसकी भी सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से भी कैवियट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों शहर के एक कबाड़ी के यहां भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम तलाशी लेने पहुंची थी। वहां से क्या मिला, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। उसने भी अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि बच्चे को जन्म देने के लिए विवश किया गया तो उसे जीवन भर शारीरिक मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर एक 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था। इस टीम ने 12 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि पीड़िता का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक नहीं हुआ है, इसलिए गर्भपात कराया जा सकता है। कोर्ट ने डॉक्टरों की निगरानी में गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया। पीड़िता को गर्भपात के लिए कोरबा जिले के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य की सभी जिला अदालत और फैमिली कोर्ट में सुनवाई 19 जुलाई से शुरू हो रही है। इन अदालतों में फिलहाल सीमित मामलों में सुनवाई की जाएगी। नए आदेश में सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश में विशेष रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो 19 जुलाई से एक बार फिर से अलग अलग अदालतों में सुनवाई की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, कोरोना काल में सुनवाई बंद थी और ऐसे में जो
अपील करता थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही सुनवाई की शुरुआत भी 19 जुलाई से होने जा रही है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में आज का दिन राहत भरा होगा। रायपुर में कोविशील्ड की बड़ी खेप पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में लगभग 3,80,000 कोविशील्ड वैक्सीन की अलग अलग जगहों पर पहुंचाई जाएगी, जिसे जिलों को तुरंत भेज दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में फिलहाल लगभग 85,000 वैक्सीन बची हुई है। दोनों को मिलाकर अब प्रदेश में 4,65,000 वैक्सीन उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर वैक्सीन की यह खेप सप्लाई नहीं आती तो 1-2 दिन में फिर से वैक्सीनेशन बंद हो जाता। इस खेप के आने से अब 1 सप्ताह तक टीकाकरण कार्यक्रम चल सकेगा। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, एसडीओ श्रद्धा पांडरे का ट्रांसफर कर दिया गया है और उनका ये ट्रांसफर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानपुर में किया गया है। आपको बता दें, रेत माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही थी। चंबल क्षेत्र में 3 महीने में 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी इन्होंने जब्त की थी और कार्रवाई के दौरान कई बार रेत माफियाओं ने इनके ऊपर हमले भी किए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, एसडीओ श्रद्धा पांडरे का ट्रांसफर कर दिया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बिल्कुल साफ तौर से श्रद्धा पांडरे की पोस्टिंग अप्रैल माह में हुई थी और लगातार उन्होंने जब से भी चंबल अभ्यारण्य का चार्ज लिया था तो उसके बाद लगातार रेत माफियाओं से जो जुड़े लोग थे उन पर लगातार कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। कम से कम 12 बार उस पर हमले किए गए थे रेत माफियाओं के द्वारा और फिर भी उसके बावजूद भी 50 से 60 ट्रैक्टर और ट्रक मिलाकर उन्होंने रेत माफियाओं से जब्त किए और ताबड़तोड़ जिस तरीके से जेसीबी और भी तमाम जो वाहन है जो रेत माफियाओं के उपयोग में आते हैं वो भी जब्त किए गए थे। उसी क्रम में जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो महिला थाने बनाए जा रहे था या सरकारी विभागों में जो रेत का उत्खनन करके रेत लगाया जा रहा था तो उन पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। तो इसी क्रम में देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जो अधिकारी थे और राजनेता काफी कई दिनों से नाराज और वो लगातार इन पर भी सवाल खड़े करती भी जा रही थी कि इनका जो संरक्षण है माफियाओं को उसको लेकर भी उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए थे कि पुलिस की सहयोग नहीं करती है। तो देखा जा रहा है कि उसी क्रम में इस कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्रांसफर को किया गया है जिससे माफिया और राजनेताओं की बौखलाहट और पुलिस विभाग की जो बौखलाहट सामने निकल कर आई है तो उसी क्रम में ये ट्रांसफर किया गया है। जिस तरीके से 3 माह में एक लगातार जो माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही थी, मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे थे माफियाओं पर कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो सरकार पर कहीं ना कहीं जो राजनेता है और प्रशासनिक वो है वो कहीं ना कहीं हावी भी इससे माना जाता है कि वो लोग भी हावी है जिससे कि माफियाओं पर जो अधिकारी लगातार अकेले ही कार्रवाई कर रहा है जबकि इनमें इस पूरे घटनाक्रम में अन्य विभाग भी शामिल रहते हैं। टास्क फोर्स गठित की जाती है, एसपी, कलेक्टर, डीएफओ और माइनिंग के अधिकारी, सारे अधिकारी इस मीटिंग के में रहते हैं तो उन संयुक्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो महिला अधिकारी होने के बाद भी लगातार इस तरीके से रेत माफियाओं पर कार्रवाई की तो कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं और जिस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो माफिया के खिलाफ जो आमजन में एक आक्रोश था तो वो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में आने लगा था कि जी माफिया पर कार्रवाई नहीं होती है और लगातार देखने में आ रहा श्रद्धा पांडरे की कार्रवाई से। तो अब कहीं आ रहा है कि जिस तरीके से ट्रांसफर हुआ है तो सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें जो राजनेताओं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो लिखी जा रही हैं तो उनसे भी बड़े कयास लगाए जा सकते हैं कि कितना आक्रोश है लोगों में भी। बिल्कुल, शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। नरसिंहपुर के पिपरिया गांव में ग्रामीणों और रेत खनन कंपनी धनलक्ष्मी के कर्मचारियों के बीच जमकर टकराव हुआ है। कर्मचारियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों से भी मारपीट की गई है। ग्रामीणों ने भी पलटवार किया, तभी कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग करके ग्रामीणों को डराने की कोशिश की। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। महिलाएं और बच्चे भी डरे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन रेत कारोबारियों और माफियाओं को शरण दिए हुए है जो आए दिन गाँव में दहशत का माहौल बनाते हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही ठेमी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चलाई कम से कम 25 जमाने ने गोली चलाई भैया,
धनलक्ष्मी बॉर्डर। हम लोग हटा कर कि हम बोले नहीं चला, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी मवेशी बंधी तुम तो मैं नहीं मान हमको गाड़ी देख हमको अंदर कर दो। ट्रैक्टर पकड़ के ले जा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे और शिवम पटेल को अपहरण करके ले गए थे और वो बोल रहा था नवल ठाकुर कि मेरी बीवी TI है सूरतला थाने में, पुलिस में पूरा गाँव गवाह है। उन लोगों ने कम से कम 1 घंटे फायरिंग की होगी। तो उसमें जांच चल रही है कि फायरिंग हुई है तो किस कारण से हुई है या किसने की है, ये अभी साक्ष्य स्पष्ट नहीं मिला है अपने को, तो उसमें कार्रवाई करेंगे अगर जो भी बात आएगी सामने। तो भोपाल में युवती से रेप और फिर शादी के लिए उसे बेचने के मामले में 2 थाना पुलिस ने अलग अलग FIR दर्ज की है। रातीबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और छोला मंदिर थाना पुलिस ने बलात्कार की धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है क्योंकि युवती का 60,000 रुपए में सौदा किया गया था। अगर जांच में ये तथ्य सामने आए तो पुलिस आरोपी पिता पुत्र और दामाद के खिलाफ मानव तस्करी की धाराएं भी लगाएंगी। फिलहाल इस मामले में तीनों आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि भोपाल में एक युवती के साथ पिता पुत्र ने पहले मिलकर रेप किया, इसके बाद आरोपियों ने अपने दामाद के साथ मिलकर युवती को उसकी शादी कराने के नाम पर 60,000 रुपए में बेच दिया था। लड़की स्व इच्छा से उनके साथ रह रही थी या उसको कोई इन्होंने कोई इंसेंटिव या फिर कोई इस तरह का प्रलोभन देकर अपने साथ बुलाया था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आगे अभी 376 और जो 420 दोनों केसेस दर्ज हुए हैं, इनके विवेचना का विषय है। तो जैसे ये होगा इसके हिसाब से हम जो भी नेसेसरी धारा है वो बढ़ा देंगे। नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने तेलंगाना DGP के सामने सरेंडर कर दिया है। रंजीत के पिता रमन्ना ने दंडकारण्य के नक्सल में संगठन खड़ा किया था। रमन्ना की मौत दिसंबर साल 2019 में हुई थी। नक्सलियों ने रमन्ना के अंतिम संस्कार की तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें पहली बार रमन्ना के बेटे रंजीत को देखा गया था। दरअसल लगातार कोरोना संक्रमण के चलते कई नक्सलियों ने दम तोड़ दिया है। वहीं रमन्ना के बेटे के आत्मसमर्पण के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नक्सली संगठन में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि तेलंगाना के कोत्तागुडम SP के मुताबिक कई नक्सली संगठन छोड़ना चाहते हैं। रमन्ना की पत्नी सावित्री अब भी नक्सली संगठन का हिस्सा है। सावित्री नक्सलियों की किस्टाराम एरिया कमेटी की इंचार्ज है। वही बेटा रंजीत नक्सलियों की बटालियन में ही काम करता था। बालोद जिले के रनचेराई इलाके के तवेरा गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास बनाए गए इस सोख्ता गड्ढे में पानी भर गया था, जहां गांव के ही हेमलाल यादव का 2.5 साल का बेटा उमेश यादव खेलते खेलते पहुंचा और गड्ढे में गिर गया। जब तक लोगों को पता चल पाता बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकार के निर्देश के बाद कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन देने कार्य में अब तेजी आई है। इसके साथ ही मार्केट में बिजली से चलने वाले सबमर्सिबल पंपों की डिमांड भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 35,000 नए कृषि कनेक्शन देने के लिए निर्देश दिए थे, जिसमें से अब तक लगभग 17,000 नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसके बाद किसानों ने मार्केट से बिजली से चलने वाले पंप खरीदना शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक बिजली से चलने वाले पंप से उन्हें काफी फायदा होगा, क्योंकि इससे कम खर्च में अब ज्यादा सिंचाई हो पाएगी। इतना ही नहीं, खुद के खेत के अलावा आसपास के छोटे किसानों को भी इसका फायदा दिया जा सकेगा। मैं देवदा लखौली से आया पंप के साथ किराए में भी चला था, घर के भी चला था। पंप बना के घर में डीजल पंप रखे हैं। कम से कम मोला आज 40 साल हो गए डीजल पंप रखे हैं। पहले बड़े सिस्टम से रखे रहे, अभी छोटे सिस्टम के हैं। मैं ग्राम चरौदा से आया हूँ। मैं पंप खरीदने आया हूँ। इस पंप खरीदने से आदमी को सुविधा मिलता है, क्योंकि इसमें छोटा मशीन से 1 एकड़ करेंगे, कम से कम इसमें 7 एकड़ 8 एकड़ हो जाता है। इसलिए ये सुविधा हो जाता है, इसलिए ले रहे हैं। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना शुरू किया है, पहले डीजल पंप की बहुत मांग रहती थी, लेकिन जब से ये कनेक्शन देना शुरू किए हैं तो सबमर्सिबल पंप और इलेक्ट्रिक पंप जितने भी हैं किसानों में उसमें मांग बढ़ गई है। और अभी ज्यादातर हमारे जो मशीनरी मर्चेंट और जो ये हमारी दुकानें हैं पंप की, उसमें किसानों की आवक जावक अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
भाजपा नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में आईएएस अधिकारी रीना जमील की पोस्टिंग के तुरंत बाद दूसरे जिले में पदस्थापना को लेकर सवाल उठाए हैं। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सारंगढ़ में होने वाले पालिका चुनाव को लेकर डरी हुई है और इसी की वजह से आईएएस अधिकारी की ज्वाइनिंग से पहले ही उसे दूसरे जिले में ट्रांसफर करा दिया गया। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि जिले में पहले से ही 9 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग थी, इसलिए सरकार ने तबादले आदेश में संशोधन कर नया आदेश जारी किया है। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो किसी भी नए आईएएस अधिकारी के मनोबल पर बहुत नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है और इन्हीं सब जो राजनीतिक दबाव के कारण भूपेश बघेल जी की सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसी कारण हम देख रहे हैं कि चारों ओर छत्तीसगढ़ में माफिया राज फैल गया है, अव्यवस्था फैल गया है, भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्ट अव्यवस्था करप्ट एनार्की की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है। प्रशासनिक रूप से इस तरह के फेरबदल एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ऐसे विषय पर बार बार इस तरह के आरोप लगाना मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है कांग्रेस के विरुद्ध, तो इस तरह के आरोप लगा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार को राजभवन में वर्ल्ड रिकॉर्डधारी अर्पित लाल ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अर्पित ने बताया कि उनके कार्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सिक्के के मीनार बनाना, पैरों की सहायता से अंगूर खाना, कच्चा अंडा खाने जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्पित ने अपने नाम किए हैं। उनका उद्देश्य प्रदेश का नाम विश्व के नक्शे में स्थापित करना है। वो आगे भी इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर उनके परिजन भी उपस्थित थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।